गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। दिवाकर इंग्लिश एकेडमी में तहे दिल से आपका स्वागत है। मैं अनीस राज आप सबके सामने हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो कल के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। 100% गारंटी है कि कल के एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है कि इन मुसलमान हरिजन में कोटिन हिंदू बारिये यह किस कवि के लिए कहा गया है? तो रसखान कवि के लिए कहा गया। किस कवि के लिए कहा गया बच्चों? तो रसखान कवि के लिए कहा गया है। अगला क्वेश्चन है रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है। तो रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है ऑप्शन ए वाटिका, ऑप्शन बी प्रेम वाटिका, ऑप्शन सी आनंद वाटिका, ऑप्शन डी रस वाटिका। जल्दी बताइए बच्चों। तो इसका सही उत्तर होगा प्रेम वाटिका। क्या होगा? प्रेम वाटिका। अगला क्वेश्चन है रसखान का रचना काल था। रसखान का रचना काल था। ऑप्शन ए बोलता है बच्चों कि जहांगीर का रचना काल, ऑप्शन बी बोलता है अकबर का रचना काल, ऑप्शन सी बोलता है बाबर का रचना काल, ऑप्शन डी बोलता है औरंगजेब का रचना काल। तो रसखान का रचना काल क्या था? तो क्या था? जहांगीर का रचना काल था। क्या था बच्चों? तो जहांगीर का रचना काल था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि रसखान के इष्ट थे। रसखान के इष्ट कौन थे? भगवान श्री राम थे, भगवान शिव थे, या भगवान श्री कृष्ण थे, या भगवान विष्णु थे? तो रसखान का इष्ट यानी ईश्वर कौन थे? तो भगवान श्री कृष्ण थे। क्या थे? भगवान श्री कृष्ण थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सुजान रसखान के रचनाकार है। सुजान रसखान के रचनाकार है ऑप्शन ए धनानंद, ऑप्शन बी रसखान, ऑप्शन डी प्रेमधन, ऑप्शन डी अजय। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों क्या होगा? रसखान। क्या होगा? तो रसखान होगा। सुजान रसखान का रचनाकार कौन है? तो रसखान है। कौन है? तो रसखान है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है रसखान को गोस्वामी विट्ठलनाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी थी? किस मार्ग में दीक्षा दी थी बच्चों? तो पुष्टि के मार्ग में क्या किए थे? तो दीक्षा दिए थे। अगला क्वेश्चन है रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्ध है? तो रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्ध है? सवैया छंद के रचना में क्या है? तो क्या है? तो सिद्ध यानी कि प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है रसखान ने अपनी रचना में मालिन किन्हें कहा है? तो रसखान ने अपनी रचना में माली और मालिन किन्हें कहा है? तो श्री कृष्ण एवं राधे को क्या किया है? माली और मालिन कहा है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि तराग का शब्दार्थ है। तराग का शब्दार्थ क्या है बच्चों? तो नदी है। क्या है? तो नदी है। तराग का शब्दार्थ क्या है? तो नदी है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कल धौत का पर्याप्त है। कल धौत का पर्याप्त क्या है? तो इंद्र है। क्या है बच्चों? तो इंद्र है। क्या है? तो इंद्र है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है सवरिये में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट है? सवरिये में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट है? ब्रजभूमि निवास की। कैसी? तो ब्रजभूमि निवास की। अगला क्वेश्चन है रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है? तो रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है बच्चों? तो श्री कृष्ण को। किसे कहा है? श्री कृष्ण को। अगला क्वेश्चन है लकुटी का अर्थ है। लकुटी का अर्थ क्या है? तो छोटी लाठी। लकुटी का अर्थ क्या है बच्चों? तो छोटी लाठी। अगला क्वेश्चन है आईनी का अर्थ है। आईनी का अर्थ क्या है? तो प्रेम। क्या है? प्रेम है। आईनी का अर्थ क्या है? तो प्रेम है। अगला क्वेश्चन है प्रम वाटिका किस प्रकार की रचना है? तो प्रम वाटिका किस प्रकार की रचना है? प्रेम निरूपण संबंधित। किस प्रकार की? प्रेम निरूपण संबंधित। अगला क्वेश्चन है सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है? तो सुजान रसखान श्री कृष्ण की भक्ति संबंधित रचना है। कृष्ण की भक्ति संबंधित रचना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि कवि रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा है? तो कवि रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा है? तो श्री कृष्ण को कहा है। अगला क्वेश्चन है
नंद नंद किसे कहा गया है? तो नंद नंद किसे कहा गया है? तो श्री कृष्ण को। किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को। अगला क्वेश्चन है, कबीर रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है? तो कबीर रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है? भक्त के रूप में स्वयं को। भक्त के रूप में किसे कहा है? स्वयं को। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति रसखान की नहीं है? तो कौन सी कृति रसखान की नहीं है? प्रेम फलवारिक जो है तो रसखान की कृति नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है, किसे कहा था इन मुसलमान हरिजनन पे कोटि हिंदू बरिए? किसने कहा था मुसलमान हरिजन पे कोटि बिंदु बरिए? ऑप्शन ए निसार, ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर बताइए बच्चों। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र। क्या होगा? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है, मनमानिक में कौन सा अलंकार है? तो मनमानिक में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, करील के कुंजन ऊपर बारों के अंतर्गत कितने सवैया संकलित है? तो कितने सवैया संकलित है? तो एक सवैया संकलित है। कितने सवैया संकलित है? तो एक सवैया संकलित है। अगला क्वेश्चन है, मालिन माली किसे कहा गया है? तो मालिन किसे कहा गया है? तो राधा श्री कृष्ण को माली और मालिन कहा गया है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, रसखान को किसने दीक्षा दी थी? तो रसखान को किसने दीक्षा दी थी? तो गोस्वामी बिटुल नाथ ने क्या किया था? बिटुल नाथ ने क्या किया था? तो रसखान की क्या दी थी? दीक्षा दिया था। अगला क्वेश्चन है, इस पाठ के चित चोर किसे कहा गया है? तो इस पाठ का चित चोर किसे कहा गया है? तो श्री कृष्ण को। किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को। अगला क्वेश्चन है, रसखान किस काल के कवि हैं? तो रसखान आदि काल के कवि है। रसखान 1 मिनट गलती हो गया। रसखान किस काल का कवि है? तो भक्ति काल के कवि है। किसके कवि है? तो भक्ति काल के कवि है। अगला क्वेश्चन है, रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि है। रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि है किसका? सामाजिक का, धार्मिक का, व्यंग्यात्मक का या जातीय का? तो किसका है? तो जातीय का है। किसका है? जातीय का। अगला क्वेश्चन है, प्रेम यानी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? तो प्रेम आदि श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? तो 4। कितने? 4। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विद्यानंद ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी थी? तो स्वामी बिट्टूनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी थी? तो पुष्टि मार्ग में। कहाँ दी थी? तो पुष्टि मार्ग में दी थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किसमें किया है? तो रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किसमें किया है? तो सवैया में किया है। किसमें किया है? सेवैया में किया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है, आधुनिक काल के साहित्यकार हैं। आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र है। कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र है। अगला क्वेश्चन है, प्रेम वर्णन का अर्थ है। तो प्रेम वर्णन का अर्थ कौन है? प्रेम के रंग में। कौन है? प्रेम के रंग में। प्रेम वर्णन का अर्थ कौन है? तो प्रेम के रंग में है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, माली मालिन कौन सा समास है? तो माली और मालिन जो है द्वंद्व समास है। कौन सा समास है बच्चों? तो द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है, धन आनंद जीवनदायक को कच्छ मेरियो पीर हिये परसों में किस कवि का नाम आया है? तो किस कवि का नाम आया है बच्चों? तो धनानंद का नाम आया। किसका नाम आया है? तो धनानंद का नाम आया। किसका नाम आया बच्चों? तो धनानंद का। अगला क्वेश्चन है, धनानंद किस काल के कवि हैं? तो धनानंद ऋत युग के कवि हैं। किस युग के कवि हैं? तो ऋत युग के कवि है। अगला क्वेश्चन है, धनानंद किस नर्तकी को प्यार करते थे? तो धनानंद जो थे सुजान को क्या करते थे? तो प्यार करते थे। धनानंद क्या करते हैं? तो सुजान को क्या करते थे? तो प्यार करते थे। धनानंद किसके प्यार करते थे? तो सुजान को प्यार करते थे।
धनानंद जो थे किसका प्यार करते थे, सुजान को प्यार करते थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है प्रेम की पीर का कवि किन्हें कहा गया है। तो प्रेम के पीर का कवि किन्हें कहा गया है, तो धनानंद को कहा गया। किन्हें कहा गया है, तो धनानंद को कहा गया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, तो अगला क्वेश्चन बोलता है रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है। तो किन्हें माना जाता है बच्चों, तो धनानंद को। किन्हें माना जाता है, तो धनानंद को माना जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, तो अगला क्वेश्चन बोलता है धनानंद किसके द्वारा मारे गए थे। तो धनानंद किसके द्वारा मारे गए थे, तो नादिर शाह के सैनिक के द्वारा। धनानंद किसके द्वारा मारे गए थे, नादिर शाह के सैनिक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है धनानंद किस भाषा के कवि हैं। तो धनानंद ब्रज भाषा के कवि हैं। किस भाषा के कवि हैं, तो ब्रज भाषा के कवि है। अगला है सुजान सागर के रचनाकार कौन है। तो सुजान सागर का रचनाकार कौन है, तो धनानंद है। कौन है, धनानंद है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, तो अगला क्वेश्चन बोलता है धनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। तो धनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे, तो किसके यहाँ करते थे बच्चों, किसके यहाँ करते थे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है अकबर के, किसके, अकबर के। ऑप्शन बी बोलता है औरंगजेब के। ऑप्शन सी बोलता है बाबर के। ऑप्शन डी बोलता है मोहम्मद शाह रंगीले के। तो धनानंद जो थे किसके यहाँ मरी मुंशी का काम करते थे। तो किसके यहाँ करते थे बच्चों, तो किसके यहाँ, मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ करते थे। किसके यहाँ करते थे, तो मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ करते थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों बिरहल लीला रचित है। बिरहल लीला क्या है, तो रचित है। तब बिरहल लीला किसका रचयिता है, तो बिरहल लीला किसके रचयिता है बच्चों, तो किसका है, तो धनानंद द्वारा। किसके द्वारा रचयिता है, तो धनानंद के द्वारा क्या है, बिरहित लीला क्या है, रचयिता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, तो अगला क्वेश्चन बोलता है धनानंद का दूसरा पद किसे संबोधित है। तो धनानंद का दूसरा पद किसे संबोधित है, बादल को। किसे संबोधित है, तो बादल को संबोधित है। धनानंद का दूसरा शब्द किसे संबोधित है, तो बादल को। अगला क्वेश्चन है धनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। तो धनानंद अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहते हैं। कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, सुजान के आंगन में। अगला क्वेश्चन है परहित के लिए देह धारण कौन करता है। तो परहित के लिए देह धारण कौन करता है, बादल करता है। कौन करता है, बादल करता है। अगला है प्रजन्य का पर्याय कौन है। प्रजन्य में का पर्याय कौन है, तो बादल है। कौन है, तो बादल है। प्रजन्य का पर्याय कौन है, तो बादल है। अगला क्वेश्चन है सरसों का हिंदी मानक शब्द है। सरसों का हिंदी मानक शब्द कौन है बच्चों, तो रस बरसो। कौन है, रस बरसाओ। अगला है कवि ने प्रेम मार्ग को बताया है। कवि ने किस प्रेम मार्ग को बताया है, सरल एवं निश्चय प्रेम मार्ग को क्या किया है, तो बताया है। अगला धनानंद ने सुजान कहकर किसे संबोधित किया है, तो अपने प्रीतम यानी जिससे प्यार करते हैं उसे धनानंद ने सुजान कह के क्या किया है, तो संबोधित किया है। अगला क्वेश्चन है तो नेक का आधुनिक मानक रूप है। तो नेकू का आधुनिक मानक रूप क्या है, तो ऑप्शन ए बोलता है अच्छा, ऑप्शन बी तनिक भी, ऑप्शन सी कुछ नहीं, ऑप्शन डी सबसे सुंदर। तो इसका सही उत्तर होगा तनिक भी। अगला क्वेश्चन है धनानंद ने जीवन दायक किसे कहा गया है। तो धनानंद ने जीवन दायक बादल को कहा है। किसे कहा है, बादल को। अगला क्वेश्चन है कवि धनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है। कवि धनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है, तो प्रेम मार्ग को क्या कहा है, सबसे सरल कहा है। अगला क्वेश्चन है धनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया है। तो धनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया है, तो वृंदावन में। कहाँ किया है, तो वृंदावन में किया है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन बताता है कि सुजान सागर किसकी कृति है। तो सुजान सागर किसकी कृति है, तो धनानंद का। किसकी है, धनानंद को। अगला है
धनानंद किससे प्रेम करते थे? धनानंद सुजान नामक नर्तकी से क्या करते थे? प्रेम करते थे। अगला क्वेश्चन है, कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है? तो कवि अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहता है। अगला क्वेश्चन, निस्वार्थ भाव से निश्चय होकर अपने को समर्पित कर देता है, किसका कथन है? तो धनानंद का कथन है। किसका कथन है? तो धनानंद का कथन है। अगला क्वेश्चन है बच्चों अगला क्वेश्चन है, लाक्षणिक मूर्तिमाता और प्रयोग वैची के कवि कौन है? तो प्रत्येक वैची का कवि कौन है बच्चों? तो धनानंद है। कौन है? धनानंद है। अगला क्वेश्चन है, रीति मुक्ति काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? तो सिरमौर कवि किसे कहा जाता है बच्चों? धनानंद को। किसे कहा जाता है? धनानंद को। अगला क्वेश्चन है, धनानंद की महत्वपूर्ण रचना है। धनानंद की महत्वपूर्ण रचना कौन से है बच्चों? तो कौन से है? सुजान सागर। कौन सा है? सुजान सागर। अगला क्वेश्चन है, धनानंद की कृति का आधार है। धनानंद का कृति का आधार क्या है बच्चों? तो धनानंद का कृति का अधिकार क्या है? धनानंद की कृति का अधिकार क्या है? तो सुजानहित और धन आनंद कवित्व दोनों है। धन आवित कवित्व क्या है? दोनों है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन बोलता है, मो अर्शवाहिनी ले वर्षों में किसकी बात कही गई है? तो विरह देवना की बात कही गई है। किसकी बात की गई है? विरह वेदना की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, धनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? धनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग क्या होता है? सीधा और सरल होता है। क्या होता है? सीधा और सरल होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन प्रेम कर सकते हैं? तो निश्चय और निष्कपट व्यक्ति क्या कर सकता है? तो प्रेम कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, धनानंद की मृत्यु कब हुई थी? तो धनानंद की मृत्यु 1739 में हुई थी। यानी कि कहने का मतलब धनानंद की मृत्यु कब हुआ था? तो 1739 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन के बोलता है बच्चों कि प्रेमधन की मृत्यु कब हुई थी? तो प्रेमधन की मृत्यु कब हुई थी? 1922 ईस्वी में। कब हुई थी? 1922 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रेमधन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो प्रेमधन भारतेंदु युग के क्या थे? महत्वपूर्ण कवि थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रेमधन जी किस राज्य के निवासी थे? तो प्रेमधन जी मध्य प्रदेश राज्य के क्या थे? निवासी थे। क्या कहाँ के निवासी थे? तो मध्य प्रदेश के क्या थे? निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, प्रेमधन जी का जन्म कब हुआ था? तो प्रेमधन जी का जन्म कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, प्रेमधन जी किन्हें अपना आदर्श मानते थे? तो प्रेमधन जी किन्हें अपना आदर्श मानते थे? भारतेंद्र हरिश्चंद्र को क्या करते थे? अपना आदर्श मानते थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है, प्रेमधन ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो प्रेमधन ने रसिक समाज की क्या की थी? स्थापना की थी। प्रेमधन ने किस समाज की स्थापना की थी? तो रसिक समाज की क्या की थी? स्थापना किया था। अगला है, प्रेमधन ने किस मासिक पत्रिका का संपादक किया? तो प्रेमधन ने आनंद कांदबिनी मासिक पत्रिका का क्या किया था? संपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रेमधन ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया? तो प्रेमधन ने नागरिक नृत्य का क्या किया था? संपादक किया था। प्रेमधन की रचना किस नाम से संग्रहित है? तो प्रेमधन की रचना प्रेमधन सर्वस्व के नाम से क्या है? प्रेमधन सर्वस्व के नाम से क्या है? तो संग्रहित है। क्या है? संग्रहित है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है, भारत सौभाग्य के रचनाकार है। भारत सौभाग्य का रचनाकार कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी। कौन है? बद्री नारायण चौधरी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि
प्रेमधन की रचना है। प्रेमधन की रचना कौन है? तो ऑप्शन ए प्रयाग रामगमन, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी प्रयाग भरत आगमन, ऑप्शन डी प्रयाग कथा। तो प्रेमधन की रचना कौन है बच्चों? सही जल्दी बताइए। तो कौन है? तो प्रयाग रामगमन है। कौन है? प्रयाग रमागमन है। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी पाठ के रचनाकार है। स्वदेशी पाठ के रचनाकार कौन है? तो प्रेमधन क्या है? स्वदेशी पाठ के क्या है? रचनाकार है। अगला क्वेश्चन है कवि प्रेमधन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता है? तो कवि प्रेमधन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता है? तो भारतीयता दिखाई नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है डफाली का अर्थ क्या है? तो डफाली का अर्थ क्या है? बाजा बजाने वाला। डफाली का अर्थ क्या है? जो बाजा बजाता है उसे क्या कहते हैं? डफाली कहते हैं। अगला है क्रिस्तान का अर्थ क्या है? तो क्रिस्तान का अर्थ क्या है? क्रिश्चियन। क्या है? तो क्रिश्चियन है। क्रिस्तान का अर्थ क्या है? तो क्रिश्चियन है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कवि प्रेमधन के अनुसार देश के नेताओं से क्या नहीं संभल रही है? तो देश के नेताओं से क्या नहीं संभल रही है? स्वदेशी परिधान क्या नहीं हो रही है? संभल नहीं रही है। अगला क्वेश्चन है कवि प्रेमधन ने नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने की बात कही है? तो कवि प्रेमधन ने नेताओं से क्या क्या अपेक्षा प्रावधान नहीं करने को कही है? तो देश प्रबंधन को क्या अपेक्षा नहीं करने की बात कही है। अगला है प्रेमधन का निर्धन कब हुआ था? तो प्रेमधन का निर्धन कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है प्रेमधन किस युग के साहित्यकार थे? तो प्रेमधन भारतेंदु युग के क्या थे? साहित्यकार थे। अगला क्वेश्चन है जीना जनपद किसकी कृति है? तो जीना जनपद किसकी कृति है? तो प्रेमधन की कृति है। किसकी कृति है? तो प्रेमधन की क्या है? तो कृति है। जीना जनपद किसकी कृति है? तो प्रेमधन के कृति है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? तो संकलित कविता किस छंद में है? तो दोहा में। किस में है? तो दोहा में। किस में है? तो दोहा में है। अगला क्वेश्चन है विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? विदेशी से कवि का अंग्रेजी तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? अंग्रेजी तात्पर्य है। स्वदेशी के कवि है। स्वदेशी के कवि कौन है? तो प्रेमधन है। कौन है? प्रेमधन है। अगला प्रेमधन की प्रसिद्ध नाट्यकृत कौन सी है? तो प्रेमधन की प्रसिद्ध नाटककार कौन है? प्रयाग रामगमन। क्या है? प्रयाग रामागमन। क्या? प्रयाग रामागमन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन नाटककृत है? तो इनमें से कौन नाटककृत है? तो भारत सौभाग्य क्या है? तो नाटककृत है। अगला क्वेश्चन है प्रेमधन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया है? तो किस पत्रिका का संपादन किया है? तो अंधकादिक पादक का क्या किया है? तो संपादक किया है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि प्रेमधन ने किस समाज की रचना की है? प्रेमधन ने रिक्त समाज की क्या किया है? तो रचना किया है। अगला क्वेश्चन है बच्चों प्रेमधन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना की है? तो ब्रज भाषा में क्या किया है? तो रचना किया है। अगला क्वेश्चन है बच्चों प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था? तो मिजोरम में। कहाँ हुआ था? मिर्ज़ापुर में। कहाँ हुआ था? मिर्ज़ापुर में। आप लोग देखें ना मिर्ज़ापुर मूवी, वहीं हुआ था प्रेमधन का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है पराधीन भारत में चारों वर्गों में जहाँ थी, पराधीन भारत में चारों वर्गों में जहाँ थी, ऑप्शन ए बोलता है कलावर्ती में, ऑप्शन बी दासवृत्ति, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा बच्चों। ऑप्शन बी क्या होगा? तो दशाव्रती। क्या होगा? दशाव्रती होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है प्रेमधन की काव्य कृति है। प्रेमधन की काव्य कृति क्या है? तो अरुणोदय है, हर्षोदय है या जीना
पद है। तो ये तीनों है प्रेमधन की काव्य कृति। ये तीनों प्रेमधन के द्वारा क्या किया गया है, तो लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार भारतीयों को क्या अच्छा लगने लगा है। तो कवि के अनुसार भारतीयों को विदेशी चाल चलन अच्छा लगने लगा, विदेशी वेशभूषा अच्छा लगने लगा, विदेशी रहन सहन क्या होने लगा है, अच्छा लगने लगा। अगला है, कवि प्रेमधन समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है। तो कवि प्रेमधन समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है, सुविधाभोगी को क्या वर्ग के क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेमधन ने 1874 में किस समाज की स्थापना किया था। तो प्रेमधन ने 1874 ईस्वी में रसिक समाज की क्या था, स्थापना किया था। किस समाज का, तो रसिक समाज का क्या किया था, स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है। तो सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है, भारत माता को। अगला क्वेश्चन बोलता है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए बच्चों। अगला क्वेश्चन बोलता है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था। तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था, कौसानी में। कहाँ हुआ था, कौसानी में। अगला है, सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या था। तो सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या था, सरस्वती देवी था। अगला है, पतंजलि के पिताजी का नाम था, पतंजलि का पिताजी का नाम क्या था, गंगादत्त। क्या था, गंगादत्त था। अगला है, पतंजलि ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ पाई थी। पतंजलि ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ पाई थी, बनारस में। कहाँ पाई थी, बनारस में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पतंजलि का जन्म कब हुआ था। तो पतंजलि का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1900 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि का निर्धन कब हुआ था। तो पतंजलि नहीं, पंत जी का निर्धन कब हुआ था। पंत जी का निर्धन कब हुआ था, तो 29 दिसंबर 1977 को। 29 दिसंबर 1977 को। अगला क्वेश्चन है, पंत जी किस युग के कवि थे। तो पंत जी तो छायावाद युग के कवि थे। पंत जी किस युग के कवि थे, छायावाद युग के कवि थे। पंत जी विरोधी थे। पंत जी किसके विरोधी थे, अतिवादिता का क्या थे, विरोधी थे। पंत जी किसके विरोधी थे, अतिवादिता के विरोधी थे। पंत जी का अंतिम काव्य था, पंत जी का अंतिम काव्य क्या था, लोकापतन। पंत जी का अंतिम काव्य क्या था, लोकापतन था। अगला क्वेश्चन है, युगवाणी किनकी रचना है। युगवाणी किनकी रचना है। तो युगवाणी किनकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की। किनकी रचना है, तो सुमित्रा नंदन पंत की। अगला, पंत जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो पंत जी के किस रचना पर भारतीय पुरस्कार मिला है, तो किस रचना पे, तो चिंद बर्रा पर क्या मिला है, इनको क्या मिला है, तो पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ का क्या मिला, पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन, भारत माता कविता के रचनाकार हैं। तो भारत माता कविता का रचनाकार कौन है, सुमित्रा नंदन पंत है। कौन है, सुमित्रा नंदन पंत है। अगला है, पंत जी ने प्रवासिनी किसे कहा है। पंत जी ने प्रवासिनी भारत माता को कहा है। किसे कहा है, भारत माता को कहा है। अगला क्वेश्चन है, कवि पंत जी को किसका हास्य भी राहुग्रस्ती दिखाई पड़ता है। किसका पड़ता है, भारत माता को। किसका पड़ता है, भारत माता को। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि है, छायावाद युग के कवि। अगला है, पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो किस रचना पर, चिदंबरा के रचना पर क्या हुआ है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला, भारत माता शीर्षक प्रगति पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है। तो ग्राम्य संकलन से क्या किया गया है, लिया गया। अगला है, ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है। तो यथार्थवाद का क्या है, तो प्रभाव है। अगला है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा गया है। तो प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा गया है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए बोलता है निराला को, ऑप्शन नंबर बी बोलता है भारतेंदु को, ऑप्शन नंबर सी बोलता है जयशंकर प्रसाद को, ऑप्शन नंबर डी बोलता है पंत को। ऑप्शन नंबर डी बोलता है किसको, तो पंत को। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों, तो पंत को। दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है, भारत माता के संबंध में क्या सही है। तो भारत माता के संबंध में ग्रामवासिनी सही है। अगला क्वेश्चन है
दुहासिनी कौन है? सरदेश दुहासिनी कौन है? तो भारत माता है। कौन है? भारत माता है। अगला क्वेश्चन है गीत प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? तो गीत प्रकाशनी भारत माता के लिए क्या है? तो प्रयुक्त है। अगला क्वेश्चन है पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो कौसनी अल्मोड़ा में हुआ था। कहाँ हुआ था? कौसनी अल्मोड़ा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है पंत ने काव्य लिखा है। पंत ने क्या काव्य लिखा है? तो पंत ने लोकायतन लिखा है। लोकायतन काव्य को क्या किया? लिखा। अगला है गंगा यमुना को कवि ने किसके रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है? तो गंगा यमुना के कवि ने भारत माता की दो आंखों के रूप में क्या किया है? प्रस्तुत किया है। अगला है तरु तरु निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों का कैसा चित्रण किया है? तो दीनता का चित्रण किया। कैसा चित्रण किया है? तो दीनता का चित्रण किया। अगला क्वेश्चन है शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ है। तो शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ कौन है? शरद ऋतु का चंद्रमा। कौन सा है? शरद ऋतु का चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है कंदन का अर्थ है। कंदन का अर्थ क्या है? रोना। कंदन का अर्थ क्या है? रोना। अगला क्वेश्चन है तप संयम कौन सा समास है? तो तप संयम कौन सा समास है बच्चों? तो तप संयम कौन सा समास है? तो तप संयम द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन है पंत की मृत्यु कब हुई थी? तो पंत का मृत्यु 29 दिसंबर 1977 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है जनतंत्र का जन्म कविता के कवि हैं। तो जनतंत्र का जन्म कविता कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर किस गाँव के निवासी थे? तो रामधारी सिंह दिनकर सिमरिया गांव के निवासी थे। कहाँ के थे? तो सिमरिया के थे। अगला है दिनकर जी को माता का नाम था। दिनकर जी के माता का नाम क्या था? तो दिनकर जी का माता का नाम क्या था? मनरूप देवी। क्या था? मनरूप देवी था। अगला क्वेश्चन है दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है दिनकर जी की पिता थे। दिनकर जी के पिता कौन थे? तो रवि सिंह थे। कौन से थे? रवि सिंह थे। अगला क्वेश्चन दिनकर जी किस युग के प्रमुख कवि थे? तो दिनकर जी उत्तर छायावाद युग के प्रमुख कवि थे। अगला क्वेश्चन है दिनकर जी मैट्रिक पास कब किए थे? तो दिनकर जी मैट्रिक पास 1928 ईस्वी में किए थे। दिनकर जी मैट्रिक पास कब किए थे? 1928 ईस्वी में किए थे। अगला है दिनकर जी ने बीए ऑनर्स कब किया था? तो दिनकर जी ने बीए ऑनर्स 1932 ईस्वी में किए थे। दिनकर जी ने बीए ऑनर्स कब किए थे? तो 1932 ईस्वी में किए थे। अगला क्वेश्चन है दिनकर जी के हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक रहे थे। दिनकर जी के हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक कौन रहे थे? तो दिनकर जी के युग में प्रधानाध्यापक एच ई स्कूल बरबीघा में क्या थे? तो दिनकर जी क्या थे? तो अध्यापक थे। अगला क्वेश्चन है रसबंती के रचनाकार है। तो रसबंती का रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। अगला क्वेश्चन है दिनकर जी की रचना है। दिनकर जी की रचना कौन है? तो उर्वशी है। कौन है? उर्वशी है। अगला क्वेश्चन है दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया है? तो दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया है? तो संस्कृति के 4 अध्याय पर दिया गया है। संस्कृति के 4 अध्याय पे दिया गया। अगला क्वेश्चन दिनकर जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो दिनकर जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो किस रचना पर मिला था? उर्वशी की रचना पर मिला था। किस रचना पर मिला था बच्चों? तो उर्वशी रचना पर मिला था। अगला क्वेश्चन है जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किस शक्तिशाली कहा है? जनतंत्र का जन्म कविता में कवि को किसे शक्तिशाली कहा है? तो जनता को। किसे कहा है? जनता को। अगला है गवाच का अर्थ क्या है? तो गवाच का अर्थ क्या है? बड़ी खिड़की। गवाच का अर्थ क्या है? तो बड़ी खिड़की है। अगला क्वेश्चन है उर्वशी किसकी कृत है? उर्वशी किसकी कृत है? तो दिनकर का। किसका है? तो दिनकर की है। किसकी है? तो दिनकर की है। अगला क्वेश्चन दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? दिनकर के साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके मिला था? संस्कृत के 4 अध्याय पर। किसे मिला था? तो संस्कृत के 4 अध्याय पर। अगला क्वेश्चन है दिनकर किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति या उप कुलपति या कुलपति बनाए गए थे? तो दिनकर जी किस विद्यालय के कुलपति बनाए गए थे? तो दिनकर जी
दिनकर जी भागलपुर विश्वविद्यालय के उद्योगपति बनाए गए थे, कुलपति बनाए गए थे। दिनकर जी भागलपुर विश्वविद्यालय के क्या थे? कुलपति बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन बोलता है बच्चों, दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो दुधमुही शब्द का प्रयोग जनता के लिए किया है। किसके लिए किया गया है? तो जनता के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है? तो राजतंत्र के शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है? तो किसे कहा है? किसान मजदूर को। किसे कहा है? किसान मजदूर को कहा है। अगला क्वेश्चन है जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? तो जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो गांव के आसपास से हुई थी। कहाँ से हुई थी बच्चों? तो गांव के आसपास से हुई थी। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो गांव के आसपास से हुई थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, दिनकर जी किस रचना के कर्ण को नायक बनाया है? दिनकर जी किस रचना कर्ण को नायक बनाया है? रमेशवर्ती को नायक बनाया। किसको बनाया है? रमेशवर्ती को नायक बनाया। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की ओर उनकी कृति है। मिट्टी की ओर उनकी कृति क्यों क्या है? गद्य है। क्या है? गद्य है। अगला क्वेश्चन है, दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है। दिनकर की प्रमुख काव्य कृति कौन है? रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र या इनमें से सभी? तो ये तीनों क्या है? तो दिनकर जी के क्या है? तो काव्य कृति क्या है? प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है, दिनकर की गद्य कृति है। दिनकर की गद्य कृति क्या है? अर्धनेश्वर भी है ये है। दिनकर की डायरी है ये है। बड़ पीपल है ये है। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की थी? इंटरमीडिएट तक की थी, बीए ऑनर्स तक की थी, बीए ऑनर्स तक की थी या एमए ऑनर्स तक किए थे या पीएचडी तक किए थे? तो दिनकर ने अपनी शिक्षा कहाँ तक किए थे? तो बीए ऑनर्स तक किए थे। कहाँ तक किए थे? बीए ऑनर्स तक किए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया था। भारत सरकार द्वारा उन्हें किस लिए सम्मानित किया गया था? पद्म भूषण से। किससे सम्मानित किया गया था? पद्म भूषण से। अगला क्वेश्चन है, किससे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है? तो राजतंत्र को और सामंतवाद को क्या किया गया है? तो सिंहासन खाली करने की बात की गई। अगला, दिनकर जी का निर्धन कब हुआ था? तो दिनकर जी का निर्धन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो ब्रिज को। किसे कहा है? ब्रिज को कहा। अगला क्वेश्चन है, कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? तो कुंवर नारायण का जन्म लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत की थी। कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत कब की थी? 1950 के लगभग में। कब की थी? 1950 के लगभग में। अगला क्वेश्चन है, आकारों के आसपास किस प्रकार की रचना है? तो आकारों के आसपास कहानी संग्रह है। किसकी संग्रह? कहानी संग्रह। अगला है, कुंवर नारायण की रचना है चक्रव्यूह। कुंवर नारायण की क्या है? रचना। अगला है, एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार है। एक वृक्ष की हत्या का रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण। कौन है? कुंवर नारायण। अगला है, कवि कुंवर नारायण ने चौकीदारी की संज्ञा किसे दी है? तो चौकीदारी की संज्ञा किसे दी है? तो पेड़ को दी है। किसे दी है? तो पेड़ को दी है। तो घर के बाहर खड़े वृक्ष को दिए। किसे दी है? घर के बाहर खड़े वृक्ष को। अगला क्वेश्चन है, कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है? तो किसके शरीर को? तो पुराने वृक्ष के शरीर को कहा है पुराने चमड़े से निर्मित कहा है। अगला, कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा? तो कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा? वृक्ष को। अगला है, कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता है? तो तैनात कौन मिलता है? बूढ़ा वृक्ष मिलता है। अगला, कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है? तो वृक्ष की सूखी डाल को। किसे दी है? वृक्ष के सूखी डाल को। अगला क्वेश्चन है, कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना है? तो प्रतीक किसे माना? वृक्ष के ऊपरी भाग में फूल पत्तीदार युक्त टहनी को। पत्तीदार टहनी को क्या किया है? कवि ने पगड़ी प्रतीक इसे माना। अगला है,
खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? तो खाकी वर्दी में वृक्ष हमेशा क्या रहता है? चौकन्ना रहता है। अगला है कभी कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं कहाँ? वृक्ष की छाया में। कहाँ बैठ जाते हैं? वृक्ष की छाया में। अगला कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है? तो कवि के अनुसार घर को किससे बनाना है? लुटेरों से क्या करना है? बचाना है। अगला शहर को बचाना है। शहर को कैसे बचाना है? तो नदियों से क्या करना है? बचाना है। नादिरों से। शहर को किससे बचाना है? तो नादिरों से क्या करना है? तो बचाना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है नदियों को बचाना है। नदियों को किससे बचाना है? तो नाला को जाने से। नदियों को किससे बचाना है? नाला को जाने से। अगला क्वेश्चन है धुआं को जाने से किससे बचाना है? तो धुआं को जाने से किससे बचाना है? तो हवा को। किससे बचाना है? हवा को। अगला जंगल को किससे बचाना है? तो जंगल को मरुस्थल होने से बचाना है। अगला है जंगल को जाने से किसे बचाना है? जंगल को जाने से किसे बचाना है? तो किसे बचाना है? तो मनुष्य को। एक वृक्ष की हत्या में किसके विनाश की अंत व्यर्थ व्यतीत है? किसके विनाश के? तो पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की क्या है? तो ममता। अगला है आत्मजी किसकी रचना है? आत्मजयी किसकी रचना है? तो कुंवर नारायण की। किसकी रचना है? कुंवर नारायण की। अगला है चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है? तो कुंवर नारायण। चक्रव्यूह का रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण। अगला है दूर से कौन ललकारता है? तो दूर से कौन ललकारता है? वृक्ष चौकीदार ललकारता है। अगला कवि के आदेशों में कौन था? कवि के अंदेशों में कौन था? तो एक जानी दुश्मन। कौन था? एक जानी दुश्मन। अगला है कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म लखनऊ शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ शहर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है बचाना है मनुष्य को जंगल को जाने से कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है? तो क्या सोचता है बच्चों? तो मनुष्य निरंतर असभ्य होते जाता है। मनुष्य निरंतर क्या होते जा रहा है? असभ्य होते जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? तो कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? 19 सितंबर 1927 ईस्वी को। कब हुआ था? 19 सितंबर 1927 ईस्वी को। अगला है कुंवर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कुंवर को प्रेमचंद पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। अगला है कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो कुंवर नारायण का प्रसिद्ध कृति कौन सी है? आत्मजी। कौन सी है? आत्मजयी। अगला क्वेश्चन है कवि को वृक्ष कैसा लगता है? तो कवि को वृक्ष कैसा लगता है? तो बूढ़ा चौकीदार की तरह। कैसा लगता है? बूढ़ा चौकीदार की तरह। अगला है कवि ने घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा? तो कवि ने घर लौटने पर दरवाजे पर बूढ़े चौकीदार वृक्ष को नहीं देखा। अगला है कुंवर ने लिखने की शुरुआत कब से की थी? कुंवर ने लिखने की शुरुआत 1950 ईस्वी के आसपास की थी। कब की थी? 1950 ईस्वी के आसपास। अगला है एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है? तो एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है? तो पर्यावरण से। किससे? पर्यावरण से। अगला है एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं? तो मानवता की रक्षा को क्या मानते हैं? केंद्र मानते हैं। अगला क्वेश्चन है बचाना है नदियों को। बचाना है नदियों को क्या चीज़ से बचाना है? तो नालों से क्या करना है? नदियों को क्या करना है? तो बचाना है। अगला क्वेश्चन है कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। तो कुंवर नारायण का काव्य संग्रह क्या है? तो आत्मजी है, चक्रव्यूह है, परिवेश, ये तीनों क्या है? तो कुंवर नारायण का क्या है? काव्य संग्रह है। अगला क्वेश्चन है आकारों के आसपास कुंवर नारायण की कृति है। आकारों के आसपास कुंवर नारायण की कृति कैसी है? तो कहानी संग्रह है। अगला कुंवर नारायण की समीक्षात्मक पहलू है। कुंवर नारायण के समीक्षात्मक पहलू कौन है? आज और आज के पहले। आज और आज के पहले। अगला क्वेश्चन है अयज्ञ का पूरा नाम क्या है? तो अयज्ञ का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हरिनंदन बतस्यान अयज्ञ क्या है? अयज्ञ का पूरा नाम। अगला अयज्ञ का जन्म कहाँ हुआ था? अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था? तो अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था? तो भागलपुर में। कहाँ? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन अज्ञेय का मूल निवास कहाँ है? अज्ञेय का मूल निवास कहाँ है? करतारपुर। कहाँ है? करतारपुर। अगला है अज्ञेय की माता थी। अज्ञेय की माता
देवी थी। कौन थी? बेयंती देवी थी। कौन थी? बेयंती देवी थी। अगला अज्ञेय के पिता का नाम क्या है? अज्ञेय के पिता का नाम क्या है? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्या है? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अगला है अज्ञेय जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? अज्ञेय जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? लखनऊ में। कहाँ हुई थी? लखनऊ में। इनमें बहुभाषीय कौन थे? इनमें बहुभाषीय कौन थे? अज्ञेय जी थे। कौन थे? अज्ञेय जी थे। अगला क्वेश्चन है चिंता अज्ञेय की किस प्रकार की रचना है? तो काव्य है। क्या है? काव्य है। अगला क्वेश्चन है हरी घास का क्षण भर के रचनाकार है। हरी घास के क्षण भर का रचनाकार कौन है? अज्ञेय है। कौन है? अज्ञेय है। बोलता है अज्ञेय ने सूत्रपात किया है। अज्ञेय ने सूत्रपात किसे किया है? तो प्रयोगवाद से। किससे किया है? प्रयोगवाद से। अगला है हिरोशिमा के रचनाकार है। हिरोशिमा का रचनाकार कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद बलियासेन अज्ञेय क्या है? तो हिरोशिमा की रचनाकार। अगला है कवि अज्ञेय ने सरज किसे कहा है? तो कवि अज्ञेय ने सरज किसे कहा है? तो परमाणु बम को। किसे कहा है? परमाणु बम को। अगला है हिरोशिमा पाठ में बर्नी सूरज कहाँ से निकलती है? तो बर्नी सूरज कहाँ से निकलती है? फटी मिट्टी से। कहाँ से निकलती है? फटी मिट्टी से। अगला हिरोशिमा पाठ में बर्नी सूरज कहाँ से निकलता है? तो फटी मिट्टी से। कवि अज्ञेय का माना हुआ सूरज किस दिशा से निकलता है? तो किस दिशा से निकलता है? तो नगर के बीचों बीच से। किससे निकलता है? नगर के बीचों बीच से। अगला है हिरोशिमा कहाँ है? तो हिरोशिमा कहाँ है? तो जापान में। कहाँ में है? जापान में। अगला हिरोशिमा अज्ञेय की किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो किस कविता संग्रह से लिया गया? सदानीरा से लिया गया। किससे लिया गया? सदानीरा से लिया गया। अगला क्वेश्चन है साखी का अर्थ क्या है? तो साखी का अर्थ क्या है? तो साखी का अर्थ क्या है? गवाही। क्या है? गवाही है। अगला क्वेश्चन अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। अगला है कौन सी कृत अज्ञेय की नहीं है? कौन सी कृत अज्ञेय की नहीं है? तो मिलन यामिनी क्या है? अज्ञेय की कृत नहीं है। अगला है उत्तर प्रियदर्शी किस विद्या की रचना है? उत्तर प्रियदर्शिनी है जो नाटक है। क्या है? नाटक है। हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा जापान में। कहाँ है? जापान में। हिरोशिमा शीर्षक कविता के सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? तो अणुबम है। क्या है? अणुबम, यानी इसी को बोलते हैं परमाणु बम। अगला है कुछ क्षण का वह हृदय उदय अस्त इनमें कौन सा अलंकार है? तो विरोध भाव एवं विभावना। विरोध भाव एवं विभावना। अगला है हिरोशिमा शीर्षक कविता के बर्नी सूरज है। हिरोशिमा कविता शीर्षक के बर्नी सूरज कौन है? तो नगर के चौक पर। कौन है? नगर के चौक पर। अगला क्वेश्चन है अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा बात जुड़ा हुआ है? तो कौन सा बात जुड़ा हुआ है? प्रयोगवाद। कौन सा बात? प्रयोगवाद। अगला क्वेश्चन है कौन सी कृत अज्ञेय की है? कौन सी कृत अज्ञेय की? अरे यावार रहेगा याद। अरे अव्यार रहेगा याद। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है शेखर के एक जमीन अज्ञेय का प्रसिद्ध है। शेखर एक जमीन अज्ञेय का प्रसिद्ध क्या है? तो एक उपन्यास है। क्या है? एक उपन्यास है। अगला है अज्ञेय ने संपादन किया। अज्ञेय ने क्या संपादन किया था? रूपाम्बरा किया था, पुष्प किरण किया था, तार संपादक, इनमें से सभी ये थे कि इसका तीनों किए थे। अगला है जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणु बम किसने गिराया था? अमेरिका ने। किसने गिराया था? अमेरिका ने। अगला है अज्ञेय की निबंध कृति है। अज्ञेय का निबंध कृति क्या है? तो भवंती है, अंतरा है, त्रिशंकु है। ये तीनों क्या है? अज्ञेय के निबंध है। क्या है? अज्ञेय के द्वारा लिखा हुआ निबंध। अगला है अज्ञेय का काव्य संग्रह है। अज्ञेय का काव्य संग्रह कौन है? हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, ये तीनों क्या है? अज्ञेय का क्या है? काव्य संग्रह है। अगला है अज्ञेय का निर्धन कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 1987 को क्या हुआ था? अज्ञेय जी को क्या हुआ था? निर्धन हुआ था। अगला है अज्ञेय की अपनी शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की थी? अज्ञेय जी ने अपनी शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की थी? एमए तक। कहाँ तक किए थे? तो एमए तक किए थे।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है झगड़ा झगड़ा फसाद कौन सा समास है? तो झगड़ा फसाद कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन है वीरेंद्र डंगवाला का जन्म स्थान है। वीरेंद्र डंगवाला का जन्म स्थान कृति नगर है। कहाँ है? कृति नगर है। अगला डंगवाली जी ने एमए कहाँ से किए थे? तो इलाहाबाद से। कहाँ से किए थे? इलाहाबाद से किए थे। अगला है डंगवाली ने कॉलेज में अध्यापक कब से प्रारंभ किए? तो 1971 ईस्वी से क्या किए थे? तो डंगवाली जी ने कॉलेज में क्या बने थे? अध्यापक बने थे। अगला है डंगवाली जी ने किस पत्रिका में संदर्भ लेखक किया था? अमृत प्रभात में क्या किया था? तो संबंध लेखक किया था। अगला क्वेश्चन है डंगवाली जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे रचना पर मिला है? तो इस दुनिया में। किस पर रचना पर? कौन रचना किए थे? इस दुनिया में रचना किए थे। अगला है वीरेंद्र डंगवाल की रचना है। वीरेंद्र डंगवाल की रचना क्या है? हमारी नींद। हमारी नींद कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो दृश्य वर्ग में अस्पष्ट से क्या किया गया है? लिया गया। अगला है नींद ने दरपायन कुछ इस कौन बढ़ गए हैं? नींद के दरमियान कुछ इस इंच कौन बढ़ गए हैं? तो पेड़ बढ़ गए। कौन बढ़ गए हैं? पेड़ बढ़ गए। अगला है हमारा नींद के दरमियान पौधे कितने वृद्धि कर गए हैं? तो हमारे नींद के उपरांत पौधे कितने वृद्धि कर गए हैं? तो कुछ इंच क्या कर गए हैं? तो वृद्धि कर गए हैं। तो इसको बोल सकते हैं कुछ सूत्र। क्या बोल सकते हैं? कुछ सूत्र क्या कर गए हैं? तो वृद्धि कर गए हैं। अगला क्वेश्चन है किसने अपने कोमल सींगों से ढकेलना शुरू किया था? तो अंकुर ने अपने कोमल सींगों से क्या किया था? ढकेलना शुरू किया था। हमारे नींद कविता के अनुसार किसका जीवन कर्म पूरा हुआ है? तो एक मक्खी का। किसका? एक मक्खी का। अगला है देवी जागरण कहाँ हुआ है? देवी जागरण गरीब बस्तियों में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो गरीब बस्तियों में हुआ है। अगला क्वेश्चन है किसने सभी साधन जुटा लिए हैं? किसने सभी साधन जुटा लिए थे? तो किसने जुटाए थे? अल्पचारियों ने। किसने जुटाए थे? अल्पचारियों ने। किसने जुटाए थे? अल्पचारियों ने। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारी नींद कविता में हठीला किसे कहा गया है? तो जीवन को। किसे कहा गया है? जीवन को। कवि के अनुसार कई लोग ऐसे जो नहीं भूले हैं इनकार करना। क्या नहीं भूले हैं? इनकार करना नहीं भूले हैं। अगला है वीरेंद्र डंगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार हैं? तो किसके? अमर उजाला का। किसके? अमर उजाला का। अगला है इस दुनिया में किसकी कृति है? किसकी कृति है? वीरेंद्र डंगवाल का। किसके? वीरेंद्र डंगवाल का। अगला क्वेश्चन है बच्चों कवि में देसी जागरण कहाँ हुआ है? कविता में देसी जागरण कहाँ हुआ? गरीब बस्ती में। कहाँ हुआ है बच्चों? तो गरीब बस्ती में। कहाँ हुआ है? गरीब बस्ती में। अगला क्वेश्चन है बच्चों वीरेंद्र डंगवाल का जन्म कब हुआ था? वीरेंद्र डंगवाल का जन्म कब हुआ था? तो 5 अगस्त 1947 को। अगला है वीरेंद्र डंगवाल का कविता संग्रह है इस दुनिया में। क्या है? इस दुनिया में। अगला है हम जब नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? तो मक्खी का। किसका होता है? तो मक्खी का होता है। अगला है वीरेंद्र डंगवाल की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है? तो मुजफ्फरपुर से हुए हैं। कहाँ से हुए? मुजफ्फरपुर से, सहारनपुर से, कानपुर से, या इनमें से सभी। तो कहाँ से हुए हैं? तो इनमें से सभी से। कहाँ से हुए हैं? सभी से। इसका सही उत्तर होगा मुजफ्फरपुर से। कहाँ से हुए हैं? मुजफ्फरपुर से हुए। सहारनपुर, कानपुर से। कानपुर हाँ। कहाँ से प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुआ है? तो कानपुर से। कहाँ से? कानपुर से। अगला है दुगे आगजनी और बमबारी से किसका चित्रण हुई है? किसका चित्रण हुई है? सामाजिक अर्थात का। किसका? सामाजिक अर्थात का। अगला है टिहरी गढ़वाल कहाँ अवस्थित है? टिहरी गढ़वाल कहाँ अवस्थित है? तो बिहार उत्तराखंड में। कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में। अगला है धीरेन्द्र डंगवाला को उपाधि दी गई है। किसकी उपाधि दी गई? डी लिट का। किसका? डी लिट का। अगला है हमारी नींद कविता में कवि ने किसका उल्लेख किया है? तो किसका उल्लेख किया है? गरीब बस्तियों का। अगला है कवि हमें क्या सलाह देता है? तो कवि हमें क्या सलाह देता है? कवि हमें क्या सलाह देता है?
तो नींद से जगने का क्या सलाह देता है? तो नींद से जगने से कभी क्या करता है? हमें सलाह देता है। अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है अत्याचार का शाब्दिक अर्थ है। अत्याचार का शाब्दिक अर्थ क्या है? अन्याय है। क्या है? अन्याय है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है देवी जागरण कौन सा कारक है? तो देवी जागरण कौन सा कारण है? कर्ता है। क्या है? कर्ता कारक है। अगला क्वेश्चन है अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? तो किस स्तर प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से क्या है? संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कवयित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर में। कहाँ में हुआ था? मुजफ्फरपुर में। अगला क्वेश्चन है अनामिका के पिता का नाम क्या था? तो अनामिका के पिता का नाम क्या था? श्यामानंद किशोर। क्या था? श्यामानंद किशोर था। अनामिका के पिता का नाम क्या था? श्यामानंद किशोर था। अगला क्वेश्चन है अनामिका के पिता किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष थे? तो बिहार विश्वविद्यालय में क्या थे? हिंदी विभाग का क्या थे? अध्यक्ष थे। अगला है अनामिका ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? अनामिका ने एमए दिल्ली विश्वविद्यालय से किया था। अगला है कवयित्री अनामिका किस कॉलेज में प्राध्यापिका है? पर अनामिका जो प्राध्यापिका किस कॉलेज में थे? तो सत्यमवी कॉलेज में। कौन थे? सत्यवती कॉलेज में क्या थे? प्राध्यापिका थे, यानी प्रधानाध्यापक थे। अगला है अनामिका किस विभाग के प्राध्यापिका हैं? तो अनामिका अंग्रेजी विभाग के क्या है? प्राध्यापिका। अगला है अनामिका किस विषय के लेखक कार्य करती है? अनामिका किस विषय के लेखक कार्य करती है? तो अनामिका हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों विषय के क्या करते हैं? तो कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है गलत पते की चिट्ठी किनकी रचना है? गलत पते की चिट्ठी किनकी रचना? अनामिका की। अगला है बीजाक्षर किसी प्रकार की रचना है? तो काव्य संकलन की। किसकी रचना है? काव्य संकलन की। अगला है अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से ली गई है? तो अक्षर ज्ञान कविता कवि ने कहा है। अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से लिया गया है? कवि ने कहा है। अगला अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार है। अक्षर ज्ञान कविता का रचनाकार कौन है? अनामिका। बेटे का क कहाँ नहीं अटता है? बेटे का क कहाँ नहीं अटता है? तो कहाँ नहीं अटता है? चौखट में। कहाँ नहीं अटता है? चौखट में। अगला क्वेश्चन है कौन फुदुक जाता है? कौन फुदुक जाता है? तो कबूतर क्या करता है? तो फुदुक जाता है। अगला है पंक्ति से कौन सा अक्षर उतर जाता है? पंक्ति से ख अक्षर क्या होता है? उतर जाता है। अगला किसकी खालिश बेचैनी है? तो खरगोश की क्या है? खालिश बेचैनी। अगला है ग अक्षर की समानता किससे दिया गया है? तो ग अक्षर की समानता किससे दिया गया है? तो गमले से। अगला घरे सा लुढ़कला हुआ किस अक्षर को कहा गया? घरे से लुढ़का हुआ किस अक्षर को कहा गया है? तो घरे से लुढ़का हुआ घ अक्षर को कहा गया। किस अक्षर को कहा गया है? तो घ अक्षर को कहा गया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है बातक किसे माँ समझाता है? बातक किससे माँ समझता है? तो किसे समझता है? अंगक को। किसे? अंगक को। अगला है अंगक के बिंदु को बालक क्या मानता है? तो अंगक के बिंदु को बालक बेटा मानता है। अगला है बातक को आंसू कब छलके? बालक के आंसू कब छलकते हैं? पहली विफलता पर। कब छलकते हैं? पहली विफलता पर। अगला है बीजाक्षर किसकी कृति है? तो बीजाक्षर अनामिका की कृति है। अगला गलत पते की चिट्ठी किस विद्या की कृति है? तो कलर अविद्या की गति काव्य संकलन की क्या है? विधि। अगला है अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है? तो बाल मनोवैज्ञानिक का क्या किया गया है? आधार लिया गया। अगला क्वेश्चन है अक्षर ज्ञान किनकी कृत्य है? तो किसकी है? तो अनामिका के। अनामिका का जन्म कब हुआ था? तो 17 अगस्त 1961 को। कब हुआ था? 17 अगस्त 1961 को। अगला है खालिश शब्द है। खालिश शब्द क्या है? अरबी है। क्या है? अरबी है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है अबोध बालक के अक्षर पाटी पर क्या नहीं अटता है? तो क्या नहीं अटता है? तो क नहीं अटता है। अगला क्वेश्चन है किसका ध्यान क
लिखते समय कबूतर पर होता है, तो किसका ध्यान क लिखते समय कबूतर पर होता है? अबोध बालक को। अगला है बालक अंडक अंग के को क्या समझता है? तो बालक अंग को माँ समझता है। अगला है कविता अक्षर ज्ञान में कु को क्या वया कहा गया है? तो क्या कहा गया? माँ बेटा। क्या कहा गया? माँ बेटा कहा गया है। अगला है खालिशो खरा या शुद्ध बेचैनी किसकी है? खालिशो खरा सा शुद्ध बेचैनी किसकी है? तो बेटे की है। किसकी है? बेटे की। अगला है कविता में घ से किसको बोध किया गया है? तो घ से किसका बोध किया गया? घड़ा को। अगला है कवित्री अनामिका ने इसमें से किसका संपादन किया है? तो कहती है औरत को। किसको कहती है? औरत को कहती है। अगला है कवित्री अनामिका की आलोचना लेखन है। किसकी लेखन है? सावित्री का मानचित्र का। किसका? सावित्री मानचित्र का। अगला है कवित्री अनामिका को किससे सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गिरजा को माथुरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कवित्री द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेखन है। आलोचनात्मक लेखन क्या है? क्या है? मेमोरियल प्रॉपर्टी। क्या है? मेमोरियल प्रॉपर्टी है। अगला है विफलता पर छलक पढ़ते हैं। विफलता पर छलक क्या पढ़ते हैं? आंसू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आंसू पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है लौटकर आऊँगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है? तो कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है? जन्मभूमि महाराष्ट्र में। कहाँ? जन्मभूमि महाराष्ट्र में। अगला है जीवनानंद दास किस भाषा के रचनाकार है? तो किस भाषा के रचनाकार है? बंगला के। किसका? बंगला का। अगला है जीवनानंद दास के जीवनानंद दास के निंदोर नोरपांत लगभग कितनी कहानियों का प्रकाशित हुई है? तो 100 कहानियों में क्या हुआ है? प्रकाशित हुआ है। अगला है लौटकर आऊँगा फिर कविता को हिंदी में रूपांतर किसने किए हैं? तो प्रयोग शुक्ल के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है जीवनानंद दास थे क्या थे? यथार्थवादी थे। क्या थे? यथार्थवादी थे। झाड़ा पालक किनकी रचना है? तो जीवनानंद दास की। किनकी रचना है? जीवनानंद दास की। अगला क्वेश्चन है लौटकर आऊँगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा की गई है? तो धान की फसल की चर्चा की। अगला है जीवनानंद दास की रचना है झरा पालक। क्या है? झरा पालक जीवनानंद दास की क्या है? तो रचना है। अगला है कवि किसके पालने की बात करते हैं? तो कवि कोहरे के पालने की बात करते हैं। अगला है शाम की हवा के साथ किस पक्षी के उड़ने की कल्पना की गई है? शाम की हवा के साथ किस पक्षी के उड़ने की कल्पना की गई है? तो किस पक्षी को की गई है? तो उल्लू को। किसको की गई है? उल्लू को की गई है। अगला है उल्लू की बोली किस पेड़ पर सुनने की बात कवि ने कही है? तो किस पे की कही है? तो कपास पर। किस पे? कपास पे। अगला क्वेश्चन है घसीली जमीन पर बच्चा क्या फेंकेगा? घसीली जमीन पर बच्चा क्या फेंकता है? चावल फेंकता है। अगला है लौटकर आऊँगा फिर कविता के चर्चित रूपसा क्या है? तो क्या है? नदी है। क्या है? नदी है। अगला रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे? रंगीन बादलों के बीच कौन लौटता है? तो रंगीन बादलों के बीच कौन लौटता है? सारस लौटता है। कौन लौटता है? सारस लौटता है। अगला है कवि क्या बनकर है कवि क्या बनकर तैरते रहने की कामना करते हैं? तो क्या बनकर? तो हंस बनकर तैरते रहने की कामना करते हैं। अगला है जीवनानंद दास किस भाषा की कवि हैं? तो बंगला भाषा की कवि है। अगला है इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है? तो भूमिजा क्या है? जीवनानंद दास की कृति नहीं है। अगला है पाठ्य पुस्तक से संकलित जीवनानंद दास की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? प्रयाग शुक्ल ने। किसने किया था? प्रयाग शुक्ल ने किया था। अगला है संवादित तरार तिमरी किसकी कृति है? संवादित तरार तिमरी किसकी समिति है? तो किसकी है?
के जीवनानंद दास की किसकी है? जीवनानंद दास की है। अगला है लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? तो कपास के पेड़ पर। कहाँ बोलता है? कपास के पेड़ पर। अगला है जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1899 ईस्वी में। कब हुआ था? 1899 ईस्वी में हुआ था। अगला है लौटकर आऊँगा फिर कविता राष्ट्रीय चेतना की है। किसकी है? राष्ट्रीय चेतना की। अगला जीवनानंद दास के जीवनानंद दास हैं क्या है? साहित्यकार हैं। क्या है? साहित्यकार है। अगला कवि मृत्युपरांत कहाँ आने की लालसा रखता है? कहाँ आने की? मातृभूमि बंगाल में। कहाँ? मातृभूमि बंगाल में। अगला किसने जीवनानंद दास की ब्रह्म संस्ति और प्रसिद्ध कविता का हिंदी में अनुवाद किया है? तो प्रयाग शुक्ल ने। किसने किया है? प्रयाग शुक्ल ने। अगला है जीवनानंद दास को जाना जाता है, किससे जाना जाता है? बंगाल के आधुनिक कवि के रूप में। किसमें? बंगाल के आधुनिक कवि के रूप में। अगला कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात करता है? किसके आमंत्रण पर? तो नदियों और मैदानों के आमंत्रण पर क्या करता है? बात करता है। अगला कि कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? तो क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? कौवा, हंस, उल्लू और सारस बनने की क्या करता है? बनने की क्या करता है? अगला जन्म में बनने की काम करता है। अगला क्वेश्चन है कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? तो सारस के बीच अंधेरे में होने की बात करता है। अगला रूपसा क्या है? रूपसा क्या है? तो रूपसा एक क्या? बंगाल की नदी है। क्या है? बंगाल की नदी है। अगला क्वेश्चन है जीवनानंद दास का काव्य संकलन है। जीवनानंद दास का काव्य संकलन क्या है? तो पृथ्वी है, झरा पालक है, मन विहंगा है। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। अगला जीवनानंद दास के श्रेष्ठ प्रेम कविता है। श्रेष्ठ प्रेम कविता क्या? बनलता सेन। क्या है? बनलता सेन। अगला है बनलता सेन काव्य संकलन के लिए जीवनानंद दास को कब श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ के पुरस्कार मिला था? तो 1952 ईस्वी में। कब मिला था? 1952 ईस्वी में। अगला है लड़के की नाव कैसी है? तो लड़के की नाव कैसी है? पुरानी है। कैसी है? पुरानी। अगला जीवनानंद दास का निर्धन कब हुआ था? तो जीवनानंद दास का निर्धन 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में। अगला है रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। किनके द्वारा रचित कविता है? तो मेरे बिना तुम प्रभु के द्वारा रचित कविता है। अगला क्वेश्चन है रेनर मारिया रिल्के का जन्म किस देश में हुआ था? रेनर मारिया रिल्के का जन्म किस देश में हुआ था? तो किस देश में हुआ था दोस्तों? जर्मनी में। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? तो जोसेफ रिल्के था। क्या था? जोसेफ रिल्के था। अगला है नर मार्का रिल्के ने शिक्षा पाई थी। नर मार्का रिल्के ने कहाँ शिक्षा पाई थी? प्राग विश्वविद्यालय से। कहाँ से? प्राग विश्वविद्यालय से। अगला क्वेश्चन है द नोटबुक ऑफ द माल्टे लॉरिस ब्रिज किस प्रकार की रचना है? तो कहानी संग्रह है। कैसी रचना है? तो कहानी संग्रह है। अगला क्वेश्चन है मेरे बिन तुम प्रभु कविता किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया था? तो धर्मवीर भारती के द्वारा क्या गया था? रूपांतरित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कविता में किसके अस्तित्व होने की बात होती है? तो कविता में भक्त के अस्तित्व होने की क्या होती है? बात होती है। अगला है केवी ने जल प्रांत किसे कहा है? केवी ने जल प्रांत भक्त को कहा है। अगला कवि क्या सूखने की बात कहती है? कवि मंदिरा को सूखने की बात कहती है। अगला क्वेश्चन है कौन अपना अर्थ खो बैठेगा? तो कौन अपना अर्थ खो बैठेगा? भगवान अपना अर्थ को क्या करता है? खो बैठता है। अगला क्वेश्चन है किसके बिना प्रभु ग्रहणीय होंगे? किसके बिना प्रभु ग्रहणीय होंगे? तो दास के बिना प्रभु क्या होंगे? ग्रहणीय होंगे। अगला क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है प्रभु के पादुका की संज्ञा किसे दी गई है? तो दास को दी गई है। किसे दी गई है? तो दास को दी गई है। अगला है लहू लुहान कौन भटकेंगे? लहू लुहान कौन भटकेंगे? भगवान के पैर। कौन भटकेंगे? भगवान के पैर भटकेंगे। अगला है किसका शानदार लवादा गिर जाएगा? किसके शानदार लवादा गिर जाएगा? प्रभु का। किसका? प्रभु का। अगला है केपॉल का अर्थ क्या होता है? गाल। केपॉल का अर्थ क्या होता है? गाल होता है। निर्वासित
निर्वासिस का अर्थ क्या होता है? बेघर होता है। निर्वासिस का अर्थ क्या होता है? तो बेघर होता है। रेनर मारिया रिलेक किस भाग के कवि है? तो रेनर मारिया रिलेक किस भाग के कवि है? तो जर्मन कवि है। कैसी कवि है? तो जर्मन कवि है। अगला है पाठ्य पुस्तक के संकलित रिलेक की कविता का हिंदी अनुवाद रूपांतरण किसने किया था? तो धर्मवीर भारती ने। किसने किया था? तो धर्मवीर भारती ने। अगला है पाठ्य पुस्तक में संकलित रिलेक की कविता किस भाव की है? तो भक्ति भाव की है। किस भाव की है? भक्ति भाव की है। अगला क्वेश्चन है भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? तो कवि के कपोलों पर। कहाँ करती है? कवि के कपोलों पर। अगला क्वेश्चन है कवि किसके समाधीन होने की बात करते हैं? तो कवि किसके समाधीन होने के बात करते हैं? तो मंदिरा के संपादित होने के बात करते हैं। किसके करते हैं? तो मंदिरा को स्वाधीन होने की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? तो मेरे बिना प्रभु का लेखक कौन है? रेनर मारिया रिल्के। कौन है? रेनर मारिया रिल्के है। अगला क्वेश्चन रेने मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था बच्चों? 4 दिसंबर 1875 को। कब हुआ था? 4 दिसंबर 1875 को। अगला क्वेश्चन रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। रेनर के पिताजी का क्या नाम था? रेनर का पिताजी का नाम क्या था? जोसेफ रिल्के। क्या नाम था? जोसेफ रिल्के। अगला है रेनर की माताजी का क्या नाम था? रेनर की माताजी का क्या नाम था? तो सोफिया था। क्या नाम था? सोफिया था। अगला क्वेश्चन है भक्त रिल्के प्रभु ईश्वर से क्या कहता है? तो प्रश्न करता है। क्या करता है? प्रश्न करता है। अगला रिल्के की कहानी संग्रह है। रिल्के की कहानी संग्रह टेल्स ऑफ अलमाइटी है। क्या है? टेल्स ऑफ अलमाइटी। अगला रिल्के की कविता मेरे बिना तुम प्रभु है कौन है? भावनात्मक या रहस्यवाद? भावनात्मक रहस्यवाद। अगला भक्त कवि अपने को भगवान का क्या मानता है? जल पात्र मानता है। क्या मानता है? जल पात्र मानता है। अगला क्वेश्चन है रिल्के का काव्य संग्रह। रिल्के का काव्य संग्रह क्या है? तो रिल्के का काव्य संग्रह है रोलेक्स सैक्रिफाइस लाइक एंड सॉन्ग्स और एडवर्ड्स। ये तीनों क्या है? तो रिल्के का काव्य संग्रह है। अगला रिल्के का प्रमुख उपन्यास क्या है? तो रिल्के का प्रमुख उपन्यास द नोटबुक ऑफ मार्टिन लॉरेंस ब्रिज है। द नोटबुक ऑफ मार्टिन लॉरेंस ब्रिज है। अगला क्वेश्चन है शानदार लवादा किसका गिर जाएगा? तो शानदार लवादा किसका गिर जाएगा? प्रभु का। किसका गिर जाएगा? प्रभु का। अगला है तवादा का शाब्दिक अर्थ होता है। तवादा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चौका। क्या होता है? चौका। अगला है रेनर मारिया रिल्के का निधन कब हुआ था? रेनर मारिया रिल्के का निधन 29 दिसंबर 1926 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 29 दिसंबर 1926 ईस्वी का हुआ था। चलिए दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक। समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में क्या कीजिए? शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों धन्यवाद।